अध्यक्ष जी, यस, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं सदन के बहुत अधिक मात्रा में सदस्यों ने इस बजट की चर्चा में भाग लिया है। मैं एक प्रारंभिक टिप्पणी करना चाहूंगा कि मैंने बहुत बजट की चर्चाएं देखी हैं, लेकिन आज जितने भी पिछले 3 दिन में लोग सांसद बोले, सब लोग लगभग बहुत तैयारी के साथ बोले। और इस बहस का एक और महत्व भी था कि जितनी महिला सदस्य बोली उसका स्तर बहुत अच्छा था। इट वॉज एक्सेप्शनली गुड। बहस की आरंभ मेरे मित्र शशि थरूर ने की थी और स्वाभाविक है कि वो हमेशा अच्छा बोलते हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं उनको 40-45 वर्षों से जानता हूं, जब से विद्यार्थी थे हम लोग। उन्होंने सरकार की आलोचना भी की, बजट की आलोचना भी की, लेकिन उस आलोचना में अर्थशास्त्र कम था और कविता ज्यादा थी। ये जो तर्क था अर्थशास्त्र की दृष्टि से कि टैक्स लगाना अपने आप में गलत है, सरकार को कम कर देना चाहिए। जहां भी हमने कहीं एडिशनल टैक्स लगा, 20 लाख करोड़ के बजट में अगर 20,000 करोड़ के करीब टैक्स लगता है तो 1% भी नहीं होता। तो जो अर्थशास्त्र थरूर साहब का था कि टैक्स मत लगाइए, खर्चे को बढ़ा दीजिए, पर वित्तीय घाटे को मेंटेन करके रखिए। So there should be no tax increase, but expenditure must increase. Now this Sashinomics is something which I found myself unable to understand. How without levying tax you can spend more? अध्यक्ष जी, ये जिस परिस्थिति में ये बजट दिया गया है उसकी तरफ हम लोग एक बार देख लें। शायद इतनी गंभीर आर्थिक परिस्थिति पूरे विश्व की पिछले कई वर्षों में नहीं हुई। ये चिंता की परिस्थिति है, चुनौती की है और लगभग एक संकट की दिशा में जा रही है। और विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ इतनी जुड़ गई हैं कि विश्व के किसी कोने में भी अगर कुछ होता है तो स्वाभाविक है कि उसका असर पूरी दुनिया में जाएगा। अगर हम देखें कि सबसे बड़ी चिंता इस वक्त दुनिया में है कि जो चाइना की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। चाइना वो देश है जो लगभग 30 वर्ष तक 9 और 10% की औसत के साथ बढ़ा है। यह अनप्रेसिडेंटेड था। इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड फॉर 30 years टू ग्रो एट एन एवरेज ऑफ 9% प्लस। 50% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ केम ओनली फ्रॉम चाइना। और उसके बाद अचानक चाइना का ग्रोथ रेट कम हो जाए, उसका स्वाभाविक असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। ग्लोबल करेंसीज आर इंपैक्टेड, ग्लोबल ट्रेड हैज इंपैक्टेड। Global trade, in fact, has shrunk. So when I mentioned in my budget speech, when the UPA was in power, global trade was increasing by 7% a year. Today it's shrinking by 4%. तो ये टिप्पणी करना बड़ा सरल है कि एक्सपोर्ट कम हो गए। स्वाभाविक है कम होंगे। Exports will go down because trade is shrinking. And it's shrinking because of 2 reasons. कि जो लोग हमसे खरीदारी करते थे उनकी जेब में पैसा कम है, और दूसरा कारण यह है कि जब तेल की कीमत कम हो गई, कमोडिटीज की कीमत कम हो गई,
तो अगर एक्सपोर्ट की मात्रा उतनी रही लेकिन कीमत कम हो गई तो स्वाभाविक है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. द श्रिंकेज कैन बी इन वॉल्यूम्स, इट कैन ऑल्सो बी इन वैल्यू. 18% of India's export is refined oil. Crude oil gets treated and when it is sent out, it goes back. तो जब ऑयल की कीमत कम होगी तो उसका इंपोर्ट पे भी असर पड़ता है, एक्सपोर्ट पे भी पड़ता है. इसलिए केवल उस आंकड़े को हम ना देखें, लेकिन उस परिस्थिति को हम लोग देखें. जो दुनिया के विकसित देश थे, यूरोप बहुत धीमे से प्रगति कर रहा है, 1-1.5% से ज्यादा नहीं. अमेरिका में ग्रोथ होती है लेकिन एक तिमाही में होती है, दूसरी तिमाही में रुक जाती है, अभी पैची है. जिनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा थी, जिसको ब्रिक्स देश कहते थे, उसमें ब्राजील की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है. वहां की अर्थव्यवस्था सुकड़ रही है, रशिया की अर्थव्यवस्था सुकड़ रही है, दक्षिण अफ्रीका की थोड़ा बड़ी है लेकिन कमजोर है, चाइना नीचे आ रहा है. और इस परिस्थिति में हम अगर देखें कि पूरे विश्व में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसका भी असर पड़ता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में क्या परिस्थिति बनती है, तेल की पैदावार को लेकर क्या नीति अन्य तेल पैदा करने वाले देशों की बढ़ती है, उसका असर होगा. आने वाले साल में जो साल इसमें जा रहे हैं कि जिस प्रकार की चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हो रही है, उसका परिणाम क्या होगा और वो बहस को और नीति को किस दिशा में ले जाएगा, वो भी अपने आप में विश्व की आर्थिक परिस्थिति के ऊपर असर डालने वाला है. इस परिस्थिति में आईएमएफ जो नियंत्रण करता है कि पूरे विश्व में हर देश की और विश्व की आर्थिक परिस्थिति कैसे बढ़ रही है, वो हर तिमाही बाद विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे आती जा रही है, ग्लोबल ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग, दे रिपीटेडली कम आउट विद फिगर्स. इस परिस्थिति में हम कहां हैं, वेयर डू वी स्टैंड? एंड द चैलेंज रियली इज हाउ डू वी बिल्ड फायरवॉल्स अराउंड आवरसेल्व्स that we are least impacted by the global situation. China impacts us only partly. We are not a part of China's production chain or their distribution chain. But then China does impact us because the volatility that it creates impacts our markets, it impacts our currency. Oil, fortunately, is an advantage for us. The oil prices coming down actually has amounted to a transfer of wealth from the producing countries to the consuming countries. And therefore, oil is an advantage for India. We are net buyers, it is therefore helping us. But then globally, the export markets have shrunk. Job markets all over the world are shrinking. And under these circumstances, we did about 7.2, 7.3% growth last year. This year it is expected it will be about 7.5 or 7.6. That is the figure which was indicated by the experts. Despite this, our basic economic parameters, our macro data seems to be reasonably good. Current account deficit will be below 1.5%. Inflation, some comments were made, I have the data, I need not go into details. We inherited an economy of near double-digit inflation. When we came into power 22 months ago, it was double-digit inflation. And over that time, it's gradually been under control, never crossed 6%. In fact, for the 15th or 16th month in a row, the wholesale price index is in the negative. Even today, the data which has come out, the wholesale price index is in the negative. The consumer price index, it has come down again today. Foreign exchange reserves, fortunately good. And it is now accepted that last year and this year, and hopefully next year, India has, in this atmosphere of global slowdown,
the distinction of being the fastest growing major economy in the world. But then we have our own areas of worry. And our own areas of worry are, how are we growing? हमारी जो विकास हो रहा है, जो 7-7.5% का विकास है, ये किस ताकत पे हो रहा है? जो इंजन है इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाला वो कौन से हैं? निजी क्षेत्र का जो निवेश होता है वो आज भी कमजोर है, और कमजोर इसलिए है, और इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी मैं नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को काफी ओवरस्ट्रेच कर लिया था, खूब बैंक से पैसा मिला था, आज उनमें से कई उसको लौटा नहीं पा रहे, और इसके पीछे एक मूल कारण भी है कि जिन क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्होंने पैसा लिया था, जिन सेक्टर्स में, उन सेक्टर्स में ग्लोबल स्लोडाउन का या डोमेस्टिक स्लोडाउन का प्रभाव है। 2 वर्ष बरसात, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, 13% कम हुई, और इसलिए कृषि की पैदावार की बहुत चिंता नहीं है क्योंकि आज भी सरप्लस है, लेकिन गांव में जो खरीदारी करने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, वो कमजोर हो जाता है। और उसके अतिरिक्त जो विश्व के बाजार में हमने सामान भेजना है, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी है, तो उसकी भी कमी आई है। इस परिस्थिति में पिछले वर्ष हम लोगों ने यह तय किया था कि जो सरकारी खर्चा है, जिसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर विल बी द की ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। और पिछले साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अन्य क्षेत्रों में पब्लिक एक्सपेंडिचर हम लोगों ने बढ़ाया, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था ने अपने आप में कुछ तेजी पकड़ी। दूसरा, विदेशी निवेश देश में खूब आया, उसकी मात्रा बढ़ी, तो एफडीआई आने से भी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। निवेश नहीं होगा तो आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा। और शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में डिमांड बढ़ी है, और इसलिए वो चीजें जिसका शहरी क्षेत्रों में ज्यादा प्रयोग होता है, उसकी बिक्री, उसका व्यवसाय अपने आप में बड़ा है। और इसके साथ साथ इसके बढ़ने से एक अच्छे स्तर की अर्थव्यवस्था हम लोग बढ़ा पाए हैं। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि जो इस देश की क्षमता है, आज इस मंदी के दौर में बाकी दुनिया की तरफ हम देखें, वी कंपेयर आवरसेल्फ टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर डूइंग वेल, वी कंपेयर आवरसेल्फ विद आवर ओन स्टैंडर्ड्स, वी कैन प्रोबेबली डू बेटर in a more helpful environment. And when I say helpful environment, I mean both globally a helpful environment and domestically at least an absence of an obstructive environment. And therefore, what was the philosophy behind the budget? Obviously the philosophy was कि जिन क्षेत्रों में हमें कमजोरी दिख रही है इस मंदी के दौर में पूरे विश्व में, अधिक से अधिक सरकारी साधन उसके अंदर डालें। और इसलिए जो इस बजट को कोई कहे ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से है, किसान की दृष्टि से है, इट्स अ रियलिस्टिक बजट। पहला कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि में, एक अपने आप में कमजोरी थी। 2 वर्ष ठीक बरसात नहीं हुई, गांव की खरीदारी करने की क्षमता कम हुई, और इसलिए अधिक से अधिक साधन गांव के अंदर डालने की आज आर्थिक आवश्यकता भी है। कोई अर्थशास्त्री आपको यह नहीं कह सकता कि वहां पर कम पैसा डालिए। दिस वॉज इकोनॉमिक लॉजिक, दिस वॉज सोशल लॉजिक, दिस इज ऑल्सो द पॉलिटिकल लॉजिक। तीनों तर्क यही कहते हैं कि वहां डालिए। और इसलिए सरकार ने अब ग्रामीण सड़कें हैं, पहले 8,000-9,000 करोड़ होता था, और यह तर्क देना कि राज्यों को हिस्सा देना पड़ रहा है, राज्यों को जो साधन जाता है वो भी इस देश के लिए ही जाता है, राज्य के लिए जाता है, और राज्य की सरकारें तो लोगों के ज्यादा नजदीक होती हैं केंद्र से, और इसलिए
कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें केवल केंद्र देता है, और आज राज्यों का मैं आपको आंकड़े दूंगा कि राज्यों की आर्थिक परिस्थिति हम लोगों ने कैसे खड़ी की है, और जो कमजोर है राज्य, उनके लिए हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। जहां तक राज्यों की परिस्थिति है कि आज ग्रामीण सड़कें 60% केंद्र देता है, और यह मुख्यमंत्रियों ने तय किया, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी 40% अब राज्य देंगे, क्योंकि राज्यों के पास भी साधन फाइनेंस कमीशन के बाद अधिक है। हम लोगों ने जो 8,000-9,000 करोड़ साल का जाता था, हमारा हिस्सा लगभग हो गया 18,000, राज्य का हो गया 9,000, और अब इस वर्ष 27,000 करोड़ ग्रामीण सड़कों में जाएगा, यानी पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा जाएगा। गांव में, हर गांव में बिजली पहुंचे, ये जो चुनौती है कि 2018 तक पहुंचे। कल पीयूष गोयल ने मुझे बताया कि लगभग 6,500 गांव हम लोग कवर कर चुके हैं 18,000 में से, और इसलिए हम जो टारगेट डेट है उससे आगे तेज गति में चल रहे हैं। 1 मिनट, हमने शायद हाउस 7 बजे तक केवल बढ़ाया था, तो जब तक ये पूरा बजट का काम नहीं होता है तब तक आप सबकी अनुमति से हाउस का समय एक्सटेंड कर लेते हैं। धन्यवाद। सिंचाई, अध्यक्ष जी, सिंचाई के संबंध में यह स्वाभाविक है कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं पैसा और उद्योग के लिए लगाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उद्योग लगेगा, उद्योग मुनाफे में आएगा, उसमें रोजगार मिलेगा, तो 5, 7, 8 साल लग जाते हैं उसका प्रभाव आने में। जो सिंचाई में पैसा खर्च होता है उसका अगले साल आपको परिणाम नजर आ जाता है, और इसलिए गुजरात का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का एक जो पुराना अनुभव आया है कि जहां जहां सिंचाई में पैसा साधन लगे हैं उसका एक लाभ हुआ है वहां की अर्थव्यवस्था को। ये केवल हम आंकड़ा देखें तो बजट में 3-4 अलग अलग हेड्स में इसमें एक्सपेंडिचर है। सिंचाई जो है वो स्टेट लिस्ट में है, जिम्मेवारी राज्यों की है, और राज्य इस पे जो खर्चेंगे वो अलग है। केंद्र ने 4-5 हेड्स में सिंचाई के लिए अलग अलग साधन दिए, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज लगाए, और उसके साथ साथ नाबार्ड भी उसमें योगदान देगा, और एक विशेष रूप से इरिगेशन फंड इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, एंड वॉट एवर कमिटमेंट्स are required by some special states, the Polavaram project for instance, we are going to make sure that special funds, whatever the commitment is, so that those areas can get water, are certainly going from this expanded resources as far as irrigation is concerned, which we have created. We will get the particulars. I am just making sure, because once a 20,000 crore fund is created, several states, I have just given because that issue is part of the centre's commitment, so I have just referred to it, but it applies to all the states. इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ मिलता था, इस बार हमने 15,000 करोड़ दिया है। और मुझे तो परसों किसी ने सुझाव दिया एक विशेष बैठक में कि जो कानून हमने पास किया है, जो ब्याज भी हम लोग सहायता करते हैं वो भी डायरेक्ट किसान के खाते में भेजो, इस तरह के सुझाव अब आने शुरू हो गए हैं। और इस बार जो इंटरेस्ट सबवेंशन किसान का होगा सबसे अधिक होगा। मनरेगा का मैंने उदाहरण दिया, सदस्यों ने कहा इस बार 38,500 करोड़ अगर हम खर्च करते हैं तो किसी वर्ष में खर्च हुआ मनरेगा का सबसे अधिक खर्चा होगा। प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर बहुत कहा जाता है, उन्होंने ठीक बयान दिया। उन्होंने अगर 65 वर्ष बाद भी हमें कानून चाहिए कि किसान की जेब में एक रोजगार डालना है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, तो यह हमारी विफलता की निशानी है। इस कहने में क्या गलत है? और इसलिए वो निशानी होते हुए हम अगर एक योजना है तो ग्रामीण क्षेत्र में उसके माध्यम से अधिक साधन पहुंचाएंगे, तो चाहे सड़क के माध्यम से, कृषि सिंचाई के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, स्वच्छ भारत के माध्यम से, बीमा योजना के माध्यम से, रूरल हाउसिंग के माध्यम से, हर पंचायत को जो साधन जाने वाले उसके माध्यम से,
तो एक एक हेड में हम लोगों की जो योजना बनी है कि अधिक से अधिक साधन ग्रामीण क्षेत्र में जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो सबसे कमजोर सेक्टर है आज वो है, और इसलिए उस सेक्टर के अंदर ताकत देने की आवश्यकता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग स्थिति देखें, हाईवेज एक प्रकार से रुकावट पे आ गए थे, स्टैंड स्टिल थे। वाजपेयी जी ने शुरू किए थे, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता था, और एक प्रकार से धीरे आते आते 2, 3, 4 किलोमीटर पर रोज की स्थिति पे आ गए। पहले 17 टेंडर जो गडकरी जी के मंत्रालय ने निकाले, एक व्यक्ति ने उस टेंडर का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से संचालन हो रहा था, हर टेंडर को लेकर, हर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा है। सारे ठेकेदार जो बनाते हैं वो एक प्रकार से बैंकरप्ट हो गए। हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो मित्र यहां हैं वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोग बनाने वाले उनके राज्यों से आते थे। यह परिस्थिति हो गई कि कोई बैंक उनको छूने को तैयार नहीं था। यह परिस्थिति हाईवेज की हो गई, और इसकी वजह से हाईवेज पैरालाइज हो गए। हमने पिछले साल के बजट में अधिक साधन दिए। इस साल 55,000 करोड़ एक, 15,000 करोड़ एक, 70,000, 27,000 करोड़ ग्रामीण सड़क, और जब 97,000 करोड़ हाईवेज और सड़कों में जाएंगे सरकारी साधनों से, तो फिर निजी क्षेत्र भी अपनी रकम लगाता है, क्योंकि यह क्षेत्र घूमने वाला है, और हाईवे सेक्टर जो था वो अपने आप में दोबारा इस देश का रिवाइव हुआ है। ग्रामीण सड़कों का मैं जिक्र कर चुका हूं। एयरपोर्ट्स हैं, हर राज्य में ऐसी एयर स्ट्रिप्स हैं, छोटे शहरों में भी हैं, जो दूसरे महायुद्ध में अंग्रेजों ने 160 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई थी जो अनयूज्ड हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के 25 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां एक जहाज नहीं उड़ता। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकारों से बात कर कोई आरंभ तो करे, कोई 10-5 एयरपोर्ट हर साल नए उसमें पैसा लगाएं। एक मॉडल बनाया है जिसमें 50 से 100 करोड़ तक एक एयरपोर्ट बनाने में, वहां छोटा एयरपोर्ट जहां 1 फ्लाइट 2 फ्लाइट रोज की आ सके। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब साधन है, तो इसके अशोक राजू साहब का मंत्रालय इसमें योजना बना रहा है कि उन एयरपोर्ट्स को आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से कम 10 को इस बार ये डेवलप करेंगे। सी पोर्ट्स क्लॉग्ड हैं, उसमें निजी क्षेत्र कुछ सरकारी साधन के माध्यम से अब कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट्स आए, इसका हम लोग प्रयास करें। पावर सेक्टर की यह स्थिति थी कि आज हम अगर बैंक के एनपीएस देखते हैं तो बहुत सदस्यों ने उसका जिक्र किया। बैंक्स की क्या क्षमता है? बैंक्स आर टू सपोर्ट ग्रोथ। बैंक पैसा देगा तो उससे उद्योग खड़ा होगा, बैंक पैसा देगा तो किसान खेती कर पाएगा, बैंक पैसा देगा तो उसमें कोई व्यक्ति मुद्रा योजना से खड़ा कर पाएगा। लेकिन अगर बैंक की ऋण देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो बैंक की क्षमता उस विकास को समर्थन करने में, सपोर्ट करने में अपने आप में समाप्त हो जाएगी। आज बैंक्स की यह स्थिति थी। यह कोई एनपीएस अब नहीं आए। पिछले बार 31 दिसंबर को संख्या क्यों बढ़ी? और एक अखबार ने एक अभियान चलाया कि बैंक्स ने लोन राइट ऑफ कर दिए। 1 रुपया किसी ने राइट ऑफ नहीं किया। एनपीए का अर्थ है कि जब तक अकाउंट फंक्शनल है तो बैंक को यह उम्मीद रहती है कि यह व्यक्ति पैसा वापस करेगा। एनपीए जब होता है तो उसको लगता है कि यह नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है, यह ना ब्याज वापस कर पा रहा है ना मूल वापस कर पा रहा है, और इसलिए उसकी जो कॉलम है, जो श्रेणी है, उसको एनपीए में डाल देते हैं। तो द कैटेगराइजेशन इज चेंज्ड। इसमें ऋण माफी नहीं होती किसी की। किसी समाचार पत्र ने इस रिक्लासिफिकेशन, जिसको प्रोविजनिंग कहते हैं बैंक की भाषा में, इस प्रोविजनिंग को ऋण माफी मांग लिया। किसी ने पीआईएल डाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ऋण माफी कैसे हुई? कोई 1 रुपया भी ऋण माफी नहीं हुई। इट्स ओनली अ रीप्रोविजनिंग। फ्रॉम वन कैटेगरी यू गो टू अनदर कैटेगरी। अब बैंक की असली परिस्थिति को हम छुपा कर रखें,
You indefinitely can't clean up a room by sweeping the dust below the carpet. कारपेट के नीचे गंदगी डाल दे तो उसका यह मतलब नहीं कि कमरा साफ हो गया। तो आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि ताकत क्या है। अब स्वाभाविक है, अब इन एनपीएस के पीछे दो कारण हैं। एक कारण यह हो सकता है कि गलत व्यक्ति को ऋण बैंक ने दे दिया। दूसरा कारण, और वो व्यक्ति का वापस नहीं कर पाया, उसकी नीयत में खोट था, वो तो फ्रॉड केस है। दूसरा कारण यह रहता है कि बिजनेस फेलियर है, इकोनॉमिक फेलियर है उस सेक्टर का। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं हमारे देश की क्या परिस्थिति हुई, और मैं चाहूंगा मेरे अन्य दलों के, एक विशेष रूप से कांग्रेस के लोग भी, मैं इसमें राजनीतिक दृष्टि से इसकी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविक स्थिति समझे। हमारे देश में सबसे अधिक एनपीए हुआ है स्टील में। स्टील में क्यों हुआ? कि हमारी क्षमता जो स्टील की है, स्टील बनाने की, जो तक देश में स्टील चाहिए उतनी क्षमता है। चाइना के पास सरप्लस कैपेसिटी है, और चाइना ने जो कीमत पे स्टील बनता था उससे आधी अधूरी कीमत पर जब वहां मंदी आई तो अपनी उद्योग को जीवित रखने के लिए दुनिया के बाकी देशों में सस्ते दाम पर स्टील भेजना शुरू कर दिया। दे फ्लडेड द ग्लोबल मार्केट्स विद देयर स्टील, और यह कुछ समय से चल रहा था। और उसका असर यह हुआ कि हमारी स्टील बनाने वाली कंपनियां, वो स्टील बनाती थी, उनका कोई खरीदता नहीं था क्योंकि चाइना से सस्ता मिलता था। यह केवल हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ, पूरे यूरोप के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुआ। और इसलिए स्टील की कंपनियां, मैं चाहूंगा कि लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें, एक बहुत अच्छा चैप्टर है उनका इस पे। उन्होंने कहा इट्स अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट का दोहरी समस्या यह है कि स्टील मिल्स की अपनी बैलेंस शीट खराब हुई और वो बैंक्स को पैसा नहीं दे पाए, बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हो गई। अब इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें किसी ने फ्रॉड किया हो, यह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर था जिसकी वजह से हुआ। अब सरकार क्या चुप बैठी रही? इस पे कार्रवाई पिछले 3-4 साल से होनी चाहिए थी, जब ये स्थिति बिगड़ रही थी। हमने स्टील की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, उसके अलावा इस तरह के स्टील का अटैक हो जाए उसको रोकने के लिए और ड्यूटीज बढ़ाई। हम बढ़ाते गए, चीन दाम कम करता गया, और यह खेल चलता रहा। फिर हमने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय कर दिया कि इस इंपोर्ट प्राइस से नीचे इस देश के अंदर बाहर से स्टील नहीं आएगा। अब ये तीनों कदम उठाने के बाद आज हमारी मिलों की स्थिति में पिछले कुछ महीनों में सुधार आया। अगले 2-3 तिमाहियों में स्टील दोबारा से खड़ा हो सकता है, और उसकी एक उम्मीद है। चीनी मिलें, गन्ना किसान को पेमेंट नहीं थी, दुनिया में चीनी का दाम गिर गया। ब्राजील की चीनी तो 18 रुपए किलो पे मिल रही थी, सबसे अधिक पैदावार वो लोग करते हैं, और इसलिए हमारे यहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टील का जो स्टेट एडवाइस प्राइस होता है वो अधिक था शुगर केन का। उससे मिले घाटे में चली गई, मिलों ने पैसा देना बंद कर दिया। सरकार ने 2-3 योजनाएं बनाई, बैंकों से पैसा दिया ताकि स्पष्ट रूप सीधा किसान के पास जाए, और 21,000 करोड़ जो किसान का देना था वो घटाते घटाते आज 1800 करोड़ पे आ गया है। और अब दुनिया के बाजार में थोड़ा सा चीनी का दाम बढ़ा है, और उस बढ़ने से चीनी मिलों को भी राहत मिली है, और इस स्थिति में भी, इस क्षेत्र में भी सुधार आया है। तीसरा हाईवेज का क्षेत्र था। हाईवेज का मैंने जिक्र किया, एकदम ठप पड़े थे, अब दोबारा पिछले साल भर से हाईवेज रिवाइव हुए हैं, और इसलिए हाईवे बनाने वाली कंपनियों की बैलेंस शीट सुधरेगी तो उसका बैंक की बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा। इन 3 क्षेत्रों में सुधार आया। चौथा जो सबसे गंभीर था वो बिजली। कोल माइंस दे दी गई, बिजली के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, बीच में कोल माइंस का झगड़ा हुआ, वो चलो उसका स्पष्ट हल ढूंढे। हमने बिजली की पैदावार बढ़ा दी, पैदावार बढ़ाने के बाद पूरे राज्यों तक बिजली पहुंचा दी, ग्रिड भी बन गए। लेकिन कुछ राज्यों ने यह सोचा, और यह हम सब के लिए एक सबक है, कुछ राज्यों ने यह सोचा कि राजनीति यह कहती है कि बिजली
कीमत से सस्ते दाम पे भी दो। तो अगर एक दाम पे बिजली मिलती थी, खरीदते थे, या उसकी पैदावार की कीमत थी, तो उससे सस्ते दाम पे देनी शुरू कर दी। अब ये घाटा कौन उठाएगा? तो इस घाटे को उठाने का बिजली के कानून में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा है कि सरकार अपने बजट में से दे। तो राज्य सरकारों के पास बजट में से देने की क्षमता नहीं थी, और राज्य सरकारों ने इसलिए बैंकों को कहा उधार देना शुरू कर दो, और बिजली कंपनियों ने बैंकों से उधार लेना शुरू कर दिया, और यह लगा कि सस्ती बिजली देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। राजस्थान से जो सांसद हैं वो जानते हैं, 2008 में जब सरकार बदली तो बिजली कंपनी का घाटा 15,000 करोड़ था, बैंक का देना था। जब सरकार 2013 में गई राजस्थान की, तो वो 70,000 करोड़ हो चुका था। उस 70,000 करोड़ का असर यह हुआ, और ऐसे कई राज्य थे, और बैंक से पैसा लेकर सस्ती बिजली देते जाओ, और बैंक का पैसा कौन लौटाएगा इसका कोई उत्तर नहीं। अब इस परिस्थिति में सरकारें कुछ करने, केंद्र ने कुछ कदम नहीं उठाए, और बिजली कंपनियों के जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं उसके घाटे बैंकों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने शुरू हो गए। अब राजस्थान में यह स्पष्ट हो गया कि इतिहास में सबसे अधिक घाटा भी बिजली कंपनी का कर दिया, और इतिहास में सबसे कम सीटें भी आई। तो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। अब नई सरकार आई, उसने कहा कि भाई मैं इसका क्या हल ढूंढूं। तो अभी बिजली मंत्रालय ने, पावर मिनिस्ट्री ने जो उदय स्कीम निकाली है कि सारे के सारे राज्य सरकारें इस घाटे को अपने बजट में लें, 3/4 घाटे को, फिर बॉन्ड्स दें बैंक्स को, बैंक्स उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बेचेंगे। उससे कम से कम जो ब्याज की वजह से बिजली की दर बढ़ती है वो कम होगी। फिर जो फीडर के संबंध में इनिशिएटिव्स हैं उसकी सुविधा दी। आज 15-16 राज्यों ने जो एमओयू है उसको साइन कर दिया है, और धीरे धीरे लोगों को भी अभ्यास मिले कि जो सुविधा आप लेते हो उस सुविधा के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर किसी कमजोर वर्ग को सरकार मदद करना चाहती है तो सरकार अपने बजट में से दे। बैंक से उधार लेकर दे दे और बैंक का पैसा वापस ना करे, यह परिस्थिति चल नहीं सकती। इसी प्रकार की समस्या है मैडम टेक्सटाइल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में, और कई ऐसे जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हम कहते हैं उनको हल कैसे करेंगे। और इस देश में एक वास्तविक समस्या है, और मैं चाहूंगा कि खड़गे साहब इसमें आप भी अपनी पार्टी में चर्चा कीजिए, और हम लोग राजनीति से उठकर बात करें। कभी आप भी सरकार में थे, ये समस्या आती थी। कोई अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोई समझौता या सेटलमेंट करते हो, मान लीजिए प्रोजेक्ट विलंब हो गया, डिले हो गया और कीमत बढ़ गई, और आपने कहा कि भाई दुनिया में कीमत बढ़ गई है इसलिए हम थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे, तो फिर डर लगता है सीबीआई भी आ जाएगी, सीएजी भी आ जाएगा, तो इससे, और पीआईएल भी हो जाएगी। तो इसलिए इस झगड़े को चलने दो। 15-16 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ठप पड़े थे जब आप शासन से बाहर गए, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है उस समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। हम लोगों ने आर्बिट्रेशन एक्ट बदला है, आपने समर्थन किया उसका, कि साल 6 महीने में फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन से इसको डिस्प्यूट करो। हर हाईकोर्ट में इसका हल ढूंढने के लिए एक कॉमर्शियल डिवीजन बनाया है कि एक कॉमर्शियल डिवीजन बने, वो उसका हल ढूंढे। उसके बाद बजट में मैंने प्रस्तावना की है कि रेजोल्यूशन ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स इस कानून बने, जिसमें एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म हो कि जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो राज्य सरकारों के हैं या केंद्र के हैं, वो ठप ना पड़े रहें। वो रोजगार भी देंगे, अर्थव्यवस्था को भी, राज्य को भी लाभ होगा, इसलिए उसको हल हम लोग ढूंढें। जहां प्राइस एस्केलेशन होता है उसका भी एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म मैंने इसका बजट में जिक्र किया है, ताकि इन समस्याओं को हम लोग हल करें, और जो इसका हल करने जा रहा है उसको शक की नजर से देखेंगे कि यह सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है, राज्य सरकार की है या केंद्र की है या कोई अधिकारी है, इसलिए इसका हल ढूंढ रहे हैं। आज कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है, वो उसको मिले।
और इसलिए अगर इस दिशा में हम लोग जाते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था को भी अपने आप में लाभ होगा। सामाजिक चिंता इस देश में स्वाभाविक है गरीबी की वजह से। पहले वर्ष में हमारी प्राथमिकता थी फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हर व्यक्ति को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाए, नए खाते खुले, उन खातों को ऑपरेशनलाइज किया जाए। आज 70-75% ऑपरेशनलाइज्ड हैं। उसके बाद हमारी योजना थी कि जो समाज अनइंश्योर्ड है, अनपेंशन्ड है, उस पर आकर्षक बीमा योजना पिछले साल हम लाए, 12 रुपए वाली और 300 रुपए वाली। अटल पेंशन योजना लाए ताकि 60 साल 65 साल की आयु के बाद लोगों के पास थोड़े साधन हो। और इस पूरी दुनिया में यह होता है कि पूरी विश्व में जैसे ही अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो बीमा और पेंशन आप जीवन भर कमाओ और रिटायर होने के बाद आपको सरकारी पेंशन की सुविधा मिल जाए। कभी ना कभी समाज को उस दिशा में जाना पड़ेगा। हमने कुछ घोषणा उस इरादे से की थी, उसका कुछ लोगों को इतराज था तो हमने छोड़ दिया, लेकिन जो नेशनल पेंशन स्कीम में हम लोगों ने रियायत दी है वो इसी दिशा में है। और जो लोग उसमें जाएंगे उनको लाभ होगा कि अपने उस जीवन, और ये निजी लोग हैं, सरकारी लोग तो उसमें हैं ही, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, प्राइवेट सिटीजन ऑल्सो। हम में से भी कोई चाहे जिस आयु में हम लोग कमाते हैं हर महीने थोड़ा उसमें डाल दें, रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती रहेगी और हमारे बाद बच्चों को मिलेगी और टैक्स रिबेट्स भी उसमें अपने आप में मिलेंगी। इस बार हम लोगों ने और आगे बढ़े। पहली योजना मैंने जिक्र किया, क्रॉप इंश्योरेंस। दूसरी सोशल सेक्टर स्कीम बनाई जिसको कि स्वास्थ्य मंत्रालय बना रहा है कि 33% लोगों को, इस देश की 1/3 गरीब जनता को 1 लाख रुपया परिवार हर एक के पास कार्ड होगा और किसी भी प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में जाकर अपना हॉस्पिटल इलाज करवा सकते हैं। और अगर वहां कोई सीनियर सिटीजन होगा और उस सीनियर सिटीजन के लिए 30,000 और मिलेगा। और ये 30,000 कहां से आया? जो पिछले साल बजट के साथ कानून पास किया था कि जिन सरकारी योजनाओं में, स्कीम्स में लोग पैसा जमा कराते हैं और 10-10, 20-20, 30-30 साल से कोई वापस लेने नहीं आए और वो व्यर्थ पड़ा है, उसको टेक ओवर कर उसके प्रीमियम के माध्यम से ये जो सीनियर सिटीजन हैं बीपीएल के, इनको 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। आधार कानून हम लोगों ने पारित किया, लगभग सभी दलों ने उसका समर्थन किया। पहले वर्ष में एलपीजी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 25% का लाभ हुआ है। सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, गरीब आदमी को मिले और कोई नाजायज व्यक्ति उसका लाभ ना उठा पाए, उसका उद्देश्य था। अब इसमें से जो गिव इट अप और ये जो लाभ हुआ है, अब क्योंकि सब्सिडी टारगेट करनी है इसलिए गैस कनेक्शन का लाभ गरीब आदमी को मिले। तो 5 करोड़ परिवारों को 3 वर्ष में, कुछ को इस साल, कुछ को अगले 2 साल में, पहला गैस कनेक्शन, स्टोव सारा सरकार देगी। उसके बाद उसको अभ्यास डालेंगे, उसके अकाउंट में भी पैसा जाएगा। और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और सामाजिक दृष्टि से भी अपने आप में अच्छी योजना है। और मैं तो चाहूंगा कि जो कानून हमने बनाया है आधार का, उसके तहत केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी उसका भरपूर लाभ उठाएंगी, जिसमें सब्सिडी का पैसा बचेगा ताकि उसको गरीब वर्ग के लिए और तीव्रता से उसको डाल सकें। मुद्रा योजना एक बहुत सफल योजना है। 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक के छोटे ऋण लोगों को मिलते हैं और ये समाज के गरीब लोग हैं लेकिन ईमानदार लोग हैं। इसमें जो रिकवरी रेट है वो 99% से भी ज्यादा है। वो कोई पैसा नहीं मार रहा, वो रात को आकर 12 बजे से पहले एटीएम मशीन में वापस जमा करवा देते हैं ताकि उस दिन का ब्याज बच जाए। मैं उनके कुछ कार्यक्रमों में गया जहां उनको टेक्स्ट करने थे, स्लम्स में महिलाएं, आप किसके लिए प्रयोग करेंगी? मैं वहां ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। आप किस लिए करेंगी? मैं बुटीक चलाऊंगी। उनकी उम्मीद भी बढ़ रही है और इसमें अधिकतर व्यक्ति, 70 से ज्यादा फीसदी लोग जो इसका लाभ उठा रहे हैं वो महिलाएं हैं, जो घर के अंदर एक सेकेंड इनकम बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसका अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, SC ST को
भरपूर लाभ मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार सरकार या निजी क्षेत्र हर एक को इस देश में रोजगार नहीं दे सकता, इसलिए लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं, ये उसका प्रयास है। और उसी दिशा में हमारा जो स्टार्टअप या स्टैंडअप है, और इनके लिए साधनों की कमी नहीं होगी। स्टैंडअप में तो योजना ही महिलाओं के लिए और SC ST के लिए है कि हर बैंक की ब्रांच इन दोनों वर्गों में से एक एक व्यक्ति लेगा, 1-1 करोड़ तक का ऋण देगा, और 2 ऐसे व्यवसायिक एंटरप्रेन्योर्स, एक महिला और एक SC ST वर्ग से उनको खड़ा करेगा। और इस देश में 1.5 लाख से ऊपर ब्रांच है, 2.5-3 लाख ऐसे नए एंटरप्रेन्योर हम लोग एक साल में खड़े कर पाए, उनको ऋण देकर अपना व्यवसाय करके ये अपने आप में आगे बढ़ेगा। मैंने अध्यक्ष जी पहले भी कहा कि हमारा बजटरी अकाउंटिंग डिफरेंट है। ये पहला बजट है जिसमें हमने जो योजना बनाई, जितना खर्चा कहा था उससे ज्यादा किया है। कोई 1 लाख 1.5 लाख करोड़ हमने काटा नहीं है फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए। इसमें जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया थी कि इस देश में जो पैदावार होती है कृषि की, उसमें कहीं से भी निवेश आए, डोमेस्टिक हो बाहर से आए, लेकिन इस देश की पैदावार प्रोसेस हो, व्यर्थ ना जाए, उसका किसान को लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमने खोला। आधार एक अपने आप में क्रांतिकारी योजना है। राज्यों को हमने कितना दिया? पिछले वर्ष राज्यों को 6,68,000 करोड़ टोटल मिला, 6.68। गत वर्ष में मिल रहा है 8.11 लाख करोड़। अगले साल मिलेगा 9.11 लाख करोड़। यह हिस्टोरिक है तीनों वर्षों का, एक के बाद एक जो बढ़ता जा रहा है राज्यों का शेयर। और मैं शिकायत की दृष्टि से नहीं कह रहा, GST लागू होगा, ये सेसेस अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट याद रखिए कि केंद्र को भी सर्वाइव करना है। आई एम श्योर शशि विल अप्रिशिएट दैट इंडिया, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, द यूनियन हैज टू सर्वाइव, देयरफॉर इट हैज टू फाइनेंशियली सर्वाइव। Having given 42% to the states, then through various schemes to the states, then obviously the union needs some money. And these are methods of keeping some resource with the unions, so that you need for the union funding itself plus others. You can't have a union which is penniless and which is then dependent on the states for its survival. आप एक बार इसकी कल्पना कीजिए, टैक्सेशन के संबंध में हम लोगों की क्या नीति रही। डायरेक्ट टैक्स, पहले बजट में मैंने 2 लाख की छूट को 2.5 लाख किया। 80C में जो छूट 1 लाख मिलती थी उसको 1.5 लाख किया। घर के लिए जो उधार लिया उसमें जो छूट मिलती थी उसको 50,000 बढ़ा दिया। पिछले साल मेडिकल के नाम पर बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट के नाम पे बढ़ाया, ताकि ये छूट बढ़ती जाए, जिसका उद्देश्य यह था कि टैक्स पेयर बेस भी छोटा ना हो, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के हाथ में ऐसी आमदनी रहे जिसको वो खर्च कर पाए। ये सब छोटे टैक्स पेयर के हित में थे। इस बार जो किराएदार है उसको 60,000 की छूट दे दी हम लोगों ने। हर छोटे टैक्स पेयर को 5,000 तक की छूट दे दी। इसमें 2 करोड़ टैक्स पेयर आते हैं। लेकिन 2 ऐसे प्रावधान जिसकी चर्चा किसी ने की नहीं, हमने टैक्स व्यवस्था को कितना सरल किया। जितने छोटे दुकानदार व्यवसायिक हैं इस देश में, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए साल तक की है, और 2 करोड़ में अधिकतर दुकानदार, वर्कशॉप ऑनर, सारे छोटे लोग आते हैं, उसको कोई किताबें नहीं मेंटेन करना, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं चाहिए। हमने प्रिजम्पटिव इनकम मान लिया है कि अब हम अंदाजे से मान रहे हैं कि जितनी आपकी टर्नओवर है उसका 8% आपकी आमदनी होगी। उस 8% में से वो थोड़ी बहुत जो छूट उसको मिलती है सेक्शन 80 वगैरह की, वो ले ले और बकाया पे टैक्स दे दे। वो जो टैक्स भरेगा वो स्वीकार हो जाएगा,
वो ऑनलाइन टैक्स भरे, उसको ऑनलाइन ऑर्डर मिलेगा और ऑनलाइन रिफंड आएगा, और कोई उसको किताब मेंटेन नहीं करनी, कोई उसको कह नहीं सकता। इसमें लाखों लाखों लोग इस प्रिजम्पटिव इनकम में आने वाले हैं और छोटे आदमी की सिरदर्द एकदम समाप्त की है। जितने प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स, आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, वहां बाहर पैसा देते हैं, उसमें लोगों को लगता है कितना टैक्स देते होंगे, कितना नहीं देते होंगे। हमने सारे प्रोफेशनल्स को एज ए क्लास कह दिया कि जितनी भी आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करोगे, इनकम उसका 50% माना जाएगा, 50% आपका खर्चा माना जाएगा, कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, कोई आप असेसमेंट भरिए और उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। जो नौकरी पेशा है, सैलरीड है, उसको तो वैसे तकलीफ नहीं होती। अधिक से अधिक हमारी असेसमेंट्स ऑनलाइन होंगी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑनलाइन होगा और डिपार्टमेंट को एक प्रकार से फेसलेस बना दिया जाए। जितने आइटम्स में हमने छूट दी है, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि कुछ की ड्यूटी बढ़ाई ताकि विदेशों से सामान आता है तो उसकी तुलना में भारत में बढ़ जाए। ये सारा हम लोगों ने उस दृष्टि से इसको रखा है। हाउसिंग सेक्टर, सबसे अधिक लाभ हम लोगों ने हाउसिंग सेक्टर को दिया कि स्वाभाविक है कि इस सेक्टर के अंदर लाभ हो, और धीरे धीरे हमारे टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस ग्लोबल लेवल पे आ जाएं, ताकि निवेश आने में हम लोगों को उसमें भी अपने आप में लाभ हो पाए। अब बहुत टिप्पणी की गई सदन में भी, सदन के बाहर भी, कि काले धन का क्या हुआ। अध्यक्ष जी, मैं आपको इसका जिक्र कर दूं, मैंने 3 सेटलमेंट स्कीम्स बनाई हैं इस बजट में, 4 हैं। पहली है कि किसी के पास कोई पैसा है जो असेसमेंट से छूटा हुआ है, 30% टैक्स और 15% पेनल्टी, 45% देकर वो उसको दे सकता है। दूसरा यह है कि जिसकी अपील पेंडिंग है, चाहे डायरेक्ट टैक्स में चाहे इनडायरेक्ट टैक्स में, वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट देके बिना पेनल्टी के टिल द डेट ऑफ असेसमेंट, कुछ कैटेगरीज तक उसको सेटल कर सकता है। जिन पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि भविष्य की तारीख में टैक्स लगेगा, वो केवल मूल अमाउंट देके सेटल कर ले, तो टैक्सेशन को क्लीन अप किया जाए। अब ये कहा गया कि आपने 30 + 15 लगा दिया, and I heard a phrase, I have no problem with this phrase. Racist. It's a racist comment. But this phrase is politically incorrect. It shows a racist mindset. That what is not fair is not lovely. World over, people frown on the use of such a phrase. In any case, I'll pass it off as ignorance. But let me come to economics. I have now gone through every scheme which came out when other governments were in power. You came out, let us say, with bearer bonds, which were called the black bonds. If you have cash, just deposit 10,000 rupees of cash in a bond, you will get 12,000 back, no tax, no penalty. Very fair. Black money converted into wife, no tax, no penalty. That is why I say this is used both out of ignorance that such a phrase is politically incorrect. It is also born out of ignorance of your own history. When the United Front was in power, and Mr. Chidambaram was the finance minister, the last such scheme came out. It was called the VDIS scheme. That VDIS scheme was, if you have any asset which you have not declared, you can now declare. But you can value it at the value of 1987. So 97 में आपने योजना बनाई और कहा 1987 की वैल्यूएशन दे दो.
और आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आज की तारीख का टैक्स दे दो। और आप लोग तो समर्थन कर रहे थे उस सरकार का। अब उसका असर देखिए खड़गे साहब। वो स्कीम, अगर मैं एक बात कहूं, कई लोगों का कहना है अनैतिक थी, और इसलिए अनैतिक थी, इट वॉज इमोरल एंड इम्प्रॉपर, कि अगर एक व्यक्ति ईमानदार टैक्स पेयर है और उसने 10 लाख रुपया टैक्स 1987 में दिया, और जो डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर था उसने 97 में 10 लाख दिया। सो ऑनेस्ट आदमी का 87 का 10 लाख तो 97 तक 25 लाख हो चुका था, और डिसऑनेस्ट वाला 10 लाख देख के चला गया, कोई पेनल्टी नहीं, कोई ब्याज नहीं। अभी नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि आज तो नेता को भी नहीं बचाया फेयर एंड लवली पे। आज नेता नहीं तो फेयर एंड लवली। प्लीज इट्स सीरियस मैटर, आप वहीं पे रुके रहिए। The 1997 scheme was commented upon as being discriminatory against an honest taxpayer because there was no penalty, and it was valued at a 10-year-old value, and the effect of 10-year-old value was most declarants were either housewives or minor children. So what business people did was that in the name of their wives or children they started saying, मैंने 87 में गोल्ड खरीदा था, कैश तो सिस्टम में आया नहीं, या मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, या मैंने लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था 87 में, और 87 की वैल्यू पे मैं आज टैक्स दे रहा हूं, नो पेनल्टी नो इंटरेस्ट। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट दे दिया कि कुछ लोग मानते थे कि आफ्टर मी द डिल्यूज, तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, अब ये हमारी अंतिम स्कीम है, इसके बाद कभी भारत सरकार नहीं लाएगी। अरे सरकार तो चली गई, लेकिन भारत तो जीवित रहने वाला था। तो व्हाट वाज द नीड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बाइंड ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट्स? नाउ द पोजिशन इज, दिस इज नॉट अ एमनेस्टी और VDIS. If you have got any income today which you have not declared, at today's value you must declare, at today's market value, and pay 50% over and above the tax. So 30 plus 15 will pay 45%. That is why it's neither VDIS nor any form of amnesty or a concession. There are several issues, sir, which members have raised. Many members across have raised the issue of 1% on jewelry. Sir, let me just make it clear. Who does it? माननीय सदस्य, एक बार मैं इस पे स्पष्ट कर दूं, आपकी जिस दिन कृपा होगी और GST आएगा, तो हर वस्तु GST में आएगी, तो स्वाभाविक है गोल्ड भी आएगा। ये उसकी तैयारी है, पहले भी सरकारें करती रही हैं, अब भी है, और अब लगता है कि शायद जल्दी आए। उस परिस्थिति में यह किसी छोटे उद्योगी पे नहीं लग रहा, उसकी तैयारी में, जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ की टर्नओवर है और आने वाले वर्ष में जिसकी हर साल 6 करोड़ या उससे ज्यादा होगी। यह केवल प्रिंसिपल ट्रेडर पे लगेगा, किसी बनाने वाले पे नहीं लगेगा, यह स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। और तीसरा मैं ये कह दूं कि जो माननीय सदस्य गोपाल शेट्टी जी ने, अन्य लोगों ने कहा, इसकी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई है, और कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। जो अपना सर्टिफिकेट, और जो राज्यों में वैट देते हैं जिस वैल्यू पे, या जो CA का सर्टिफिकेट होगा, केवल उसी के बेस पे होगा। मुझे इसके वो लोग मिलते रहे हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन से होगा। लेकिन क्योंकि हर वस्तु GST के दायरे में आती है, इसलिए ये उसकी तैयारी का है, और किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य को हैरेसमेंट का पता चले, क्योंकि कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दी। माननीय सदस्यों ने कुछ राज्यों के विषय उठाए। अब स्वाभाविक है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की हुई है पैकेज की।
हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का और उसके तीनों क्षेत्रों का अत्यधिक जल्दी से जल्दी विकास हो, और जितनी इंस्टीट्यूशंस पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में सैंक्शन किए हैं और जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम लोग चाहेंगे कि वहां जल्दी से जल्दी लागू हो। उसमें जितनी कमिटमेंट्स दी गई हैं, वी स्टैंड बाय देम। जो बिहार के संबंध में की गई हैं, उसमें एक एक को निभाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के साथ माननीय सदस्यों का कहना सही है कि जब बंटवारा हुआ हैदराबाद क्योंकि तेलंगाना में आया, इसलिए एक कानून है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें दिया गया। पिछले वर्ष लगभग जितनी कमिटमेंट्स थी उसके अलावा 4-4.5 हजार करोड़ हमने एक्स्ट्रा उसी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए दिया गया। उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, कैपिटल के लिए है। रेवेन्यू डेफिसिट जो फाइनेंस कमीशन ने दिया वो हम पूरा दे रहे हैं। जो पहले वर्ष का जो फाइनेंस कमीशन से पहले का था, उसको लेकर चर्चा राज्य से चल रही है। कुछ हमने पिछले साल दिया था, कुछ इस साल भी देंगे, इसकी कोई कठिनाई नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी चुनौती उनकी है कैपिटल, वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम उसकी योजनाओं में मदद कर रहे हैं। और पोलावरम के संबंध में मैंने पहले कहा, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था कृषि उसके ऊपर निर्भर करती है, तो उसके लिए सरकारी साधनों से भी और नाबार्ड के माध्यम से जो फंड हम लोगों ने बनाया है, इसी प्रकार की योजनाओं की सहायता करने की दृष्टि से बनाया है। जितने भी उस कानून में हम लोगों की कमिटमेंट्स हैं, एक एक कमिटमेंट उस दृष्टि से हम लोग पूरा करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, अभी चर्चा हुई। अध्यक्ष जी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान 12% इस बार बढ़ाया है, शेड्यूल ट्राइब 14.5% बढ़ाया है। इसके बाद एक कहा गया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कम कर दिया। पिछले साल 1000 करोड़ था, इस बार 1700 करोड़ दे दिया। आपने कहा कि जो पहले विकास योजना आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कहते हैं, 54% घटा दिया। एक गलती हो गई, 54% बढ़ाया है। यूपीए के दौरान और पिछले वर्ष 10,004 करोड़ रुपए था, इस बार उसको 15,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसलिए एक एक आइटम जो है, उसको माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की जो भावना है मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ गई है, और सरकार के साधन जब भी अनुमति देंगे निश्चित रूप से हम इस पे विचार करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बजट में राज्यों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, और जिस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था आई है उसको और तेजी से हम लोग बढ़ा पाए, ये एक प्रयास किया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से ये आग्रह करूंगा कि इन प्रस्तावों को वो स्वीकार करें, और विशेष रूप से जितने हमारे सुधार के कदम आते हैं, मैं खड़गे जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि आपने इतने साल देश का राज किया है, कम से कम देश इस परिस्थिति में, दुनिया की में कमजोर परिस्थिति में कमजोर ना पड़े, उसमें सरकार आपके सहयोग और सहायता की अपेक्षा करती है। मुझे उम्मीद है कि वो सहायता और सहयोग आप देंगे। आपका बहुत